हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में एक तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड, ये टॉपिक की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड। तो पहले तो हम सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन क्या इसकी बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मुझे समझना है। अगर मुझे सॉल्यूशन के बारे में जानना है तो पहले तो इसमें एक वर्ड आता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मुझे समझना पड़ेगा। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सपोज मुझे मिक्सचर की बात करूं तो एक तो मैं वाटर ले लूं, उसमें शुगर, दूसरे कंटेनर में वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, ये तीन को मिक्स कर रहा हूं। तीसरे में बेंजीन प्लस नेफ्थेलिन, बेंजीन प्लस नेफ्थेलिन, बेंजीन प्लस एंथ्रासिन, और फिफ्थ एफी पाउडर प्लस सल्फर पाउडर। इतने मैंने मिक्सचर ले लिए। तो देखो ये मिक्सचर बेंजीन प्लस शुगर, तो उसमें जो कंपोजिशन बन रहा है और प्रॉपर्टीज है वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहेगी। पूरे मिक्सचर में क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, क्या है कि कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब जब मैं वाटर में शुगर डिजोल्व कर रहा हूं, शुगर डिजोल्व होता है वाटर में, डिजोल्व होने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसमें शुगर और वाटर के पार्टिकल मुझे अलग दिखाई नहीं देंगे। दोनों को मैं कोई लेयर से अलग कर नहीं सकता फिजिकली। और पूरी प्रॉपर्टी वहां पे कहीं पे भी जो टेस्ट आ रहा है तो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली इक्वल आएगा। कहीं अलग अलग टेस्ट नहीं आएगा, कहीं शुगर का टेस्ट नहीं आएगा, कहीं वाटर का टेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसे जो मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन पूरा और प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन द मिक्सचर, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और वही मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ये मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन homogeneous mixture of two or more than two components is called solution। इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जो होमोजीनियस दो अथवा तो उससे ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करे और होमोजीनियस मिक्सचर बने तो इसी को हम क्या बोलेंगे,
सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब देखो यहाँ पे वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन है, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन है, बेंजीन और नेप्थेलिन सॉल्यूशन है। वो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बनाते हैं, वो दोनों मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बनाते हैं उसकी बात आएगी सॉल्युबिलिटी में। बेंजीन प्लस एंथ्रासिन वो भी सॉल्यूशन है, पर एफी पाउडर और सल्फर पाउडर वो दोनों को मैं मिक्स कर लूँ तो इसी दोनों का मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन रहा है, मतलब जो लास्ट है एफी पाउडर एंड सल्फर पाउडर, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं तो एक तो बाइनरी सॉल्यूशन आता है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन containing only two components, the solution containing only two components is called binary mixture, sorry binary solution। अब दो ही कंपोनेंट हो तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट हो तो उसको आगे सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पे देखो तो ये शुगर प्लस वाटर है, तो वाटर शुगर एंड सॉल्ट, तो इससे में कोई ना कोई एक ज्यादा है। जैसे एक में वाटर, एक दो दोनों में वाटर ज्यादा है, थर्ड और फोर्थ में बेंजीन ज्यादा है। तो जो कंपोनेंट ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, द कंपोनेंट present in largest quantity is called solvent। जो सबसे ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, मतलब यहां पे वाटर सॉल्वेंट है, यहां पे बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। और जो सॉल्वेंट नहीं, इसके सिवाय इसके अलावा जो भी कंपोनेंट है, जैसे शुगर, यहाँ पे शुगर प्लस सॉल्ट, यहाँ पे नेफ्थेलिन, यहाँ पे एंथ्रासिन, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट के अलावा बाकी के कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो वन और मोर देन वन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, वन और more than one component present in solution other than solvent is called सॉल्यूट। इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, मतलब जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, इसके अलावा जो भी कम है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो भी कम है इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। अब जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। इसके हिसाब से टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तीन मेन पार्ट किए हुए हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। और इसके बाद टाइप ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के हिसाब से तीन पार्ट है, और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के हिसाब से बाकी के एक के तीन, ऐसे 9 टोटल टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। चलो यहां पे हमने बात की सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करता है, डिटरमाइंस
फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट डिसाइड करता है। इसके ऊपर से सॉल्यूशन का टाइप ऑफ सॉल्यूशन, basis on physical state of the solvent there is a three type of solution. One is a solid physical state, इसका लिखते हैं फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस फॉर्म में हो सकता है। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो इट्स कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है देन इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस फॉर्म में तो इट्स कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। अब बात है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म में हो सकता है। सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म में हो सकता है। इसके हिसाब से इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करो तो 3 और पार्ट, एक के टोटल 9 क्लास हो सकते हैं। तो सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्यूट गैस एंड सॉल्यूट लिक्विड। तो एक तो सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, गैस सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, ऐसे 3 पार्ट हो सकते हैं। सेम वे हियर लिक्विड सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट सॉलिड, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूशन या तो लिक्विड सॉल्वेंट, ऐसे 3 और पार्ट हो सकते हैं। यहां पे सेम वे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऐसे और 3 पार्ट हो सकते हैं। टोटल 9 क्लास हो सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें गैस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन में टाइप ऑफ सॉल्वेंट and type of solute, an example। तो यहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आगे बात कर ली कि अगर सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन इज नोन एज गैस सॉल्यूशन। सॉल्यूट अरे सॉल्वेंट गैस फॉर्म में देन सॉल्यूशन इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। सेम वे अब सॉल्यूट लेते हैं हम गैस, फिर से लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये और 3 पार्ट हो जाएंगे। अब एग्जांपल, दोनों गैस फॉर्म में होते हैं। मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ एयर विच इज नोन एज गैस सॉल्यूट एंड गैस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सो गैस सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ एयर मतलब N2 प्लस O2 दोनों एयर का मिक्सचर ले लो तो ये है हमारा क्या, गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड एंड गैस तो वाटर वेपर, इन एयर, सॉलिड एंड गैस तो सॉलिड कंपोनेंट जो गैसियस फॉर्म में तो सब्लिमेशन, ऑफ सॉलिड इन गैस मतलब कैम्फर, वेपर इन एयर। तो एग्जाम्पल हो गया गैस सॉल्यूशन का। अब बात करें लिक्विड सॉल्यूशन। अब क्या बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन। चलो सेम वे सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉल्यूट हम बदलते जाएंगे तो ऐसे हमें और 3 क्लास मिलेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट किस फॉर्म में लेना है हमें, लिक्विड
सॉल्यूट, सॉलिड पहले गैस फॉर्म में ले लेते हैं, तो गैस इन लिक्विड, तो एरेटेड, ड्रिंक्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंटू वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक जो आते हैं उसमें गैस जो सॉल्वेंट એટલે लिक्विड में डिजोल्व हुआ होता है। सेकंड, सॉल्वेंट तो हमें लिक्विड ही लेना है, सॉल्वेंट हमें क्या लेना है, लिक्विड ही लेना है। यहाँ पे हमें लिक्विड भी ले लो, दोनों लिक्विड है, तो अल्कोहल डिजोल्व इन, अल्कोहल मोस्टली इथेनॉल, वाटर, तो ये एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सोडियम क्लोराइड तो सुगर डिजोल्व इन वाटर, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा क्लासिफिकेशन, चलो अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, तो जो भी टाइप सॉल्यूशन का है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का रहेगा। तो हम यहां पे सॉल्वेंट एंड यहां पे सॉल्यूट, ये दोनों का फिजिकल स्टेट एंड एग्जाम्पल। इतना हमें लिखना है, ये एमसीक्यू में हो सकता है एग्जाम्पल, और तो 2 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है। चलो यहां पे बोला कि सॉल्वेंट का जो भी फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन होगा, तो एक तो सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। अब सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो पहले तो हम सॉल्यूट सॉलिड हो, गैस हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो, ऐसा एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, एग्जाम्पल क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, बेसिकली एडसॉर्प्शन है, तो इसको एडसॉर्प्शन ऑफ गैस इन मेटल। नॉर्मली कोई भी एडसॉर्प्शन हो, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस इन मेटल्स, तो जनरल एग्जांपल हो गया। मतलब कोई भी एडसॉर्प्शन आपको दिया हो जो मेटल में एडसॉर्ब गैस हो रहा है, तो विच इज नोन इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड, सॉल्वेंट तो हमें सॉलिड ही लेना है, सॉलिड हम लिक्विड लेंगे, तो सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो एमालगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम, एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। इसको हम लिख सकते Hg NaHg, सेम विथ जिंक मर्क्यूरी एमालगम भी सॉल्यूशन है। तो ये लिक्विड मर्क्यूरी है और सॉलिड सोडियम है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। और लास्ट सॉलिड सॉलिड, दोनों सॉलिड हो एज ए एग्जांपल।
दोनों सॉलिड हो ऐसा एग्जाम्पल। तो एलॉयज, ब्रास मतलब मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक, एलॉयज ले लो। तो एलॉय जो भी है वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। मतलब स्टेनलेस स्टील ले लो, दिस इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अरे होमोजीनियस मिक्सचर है तो ये सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा हमारे दिमाग में अब तक ऐसा चल रहा होगा कि कोई भी सॉल्यूशन हो तो वो लिक्विड फेस में ही होता है, पर ऐसा होता नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, विच इज डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो भी फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है। दिस इज एन यही टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, वही टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। हेलो, अब बात कर रहे हैं हम सैचुरेटेड। अभी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे वो बात है। तो पहले तो हमें इसके लिए एक ये करना पड़ेगा कि एक कंटेनर है, तो एक बीकर में आप वाटर ले लो। बीकर में आप क्या ले लो, वाटर ले लो। और वाटर लेने के बाद इसमें मुझे शुगर ऐड करनी है, शुगर डिसॉल्व करना है। तो होगा कि आप जानते हो, अपने शुगर ऐड की, वाटर को साथ में स्टर किया तो शुगर डिसॉल्व होती जाएगी। कब तक डिसॉल्व होगी, तो एक अमाउंट तक डिसॉल्व होगी, इससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। इसके बाद ये शुगर के पार्टिकल जो कंटेनर है, जो बीकर है, उसके नीचे थोड़े बहुत डिपॉजिट हुए होंगे, या तो आपको ये नीचे डिपॉजिट मिलेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हमने बनाया क्या, अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाया इन विच, इसमें शुगर कितनी डिसॉल्व हुई, ज्यादा नहीं डिसॉल्व हो रही है, तो इन विच नो मोर शुगर, शुगर की जगह क्या लिखेंगे, सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखो, प्रेशर भी जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रखो, और इसमें आप कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो तो एक अमाउंट से ज्यादा वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा नहीं, मतलब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा नहीं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो and pressure is called saturated solution। चलो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पे हमने एक क्वांटिटी शुगर की डिसॉल्व कर दी, इससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व होने वाली नहीं है। तो हम लिखेंगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in, ये किस में डिसॉल्व होगा, that can be dissolved in a specified amount of solvent at definite temperature and pressure, it's called solubility of solute। मतलब यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी ले लूं वाटर की, 1 लीटर वाटर ले लूं और इसमें शुगर डालूं, तो शुगर की जो मैक्सिमम क्वांटिटी उसमें डिसॉल्व हो सकती है, इससे ज्यादा क्वांटिटी शुगर की डिसॉल्व नहीं हो सकती। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें वो क्वांटिटी मिल जाएगी कि भाई कितनी शुगर डिसॉल्व हुई, इससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये जो डिसॉल्व हो रही है शुगर, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो सकती है, तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने सॉल्यूशन ले लिया तो द कंसंट्रेशन है, शुगर को यहाँ पे डिसॉल्व कर देते तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। तो अभी दूसरे तरीके से द कंसंट्रेशन
of solution in its saturated solution is called solubility. मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं. तो इतनी बातें, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोला और सॉल्युबिलिटी किसको बोला, वो ध्यान रखना है आपको. हेलो, अब देखो हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सब्सटेंस इन लिक्विड. अब कौन से फैक्टर है, तो एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करेगा. टेम्परेचर, जो भी आप सब्सटेंस लोगे और जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर भी उसके सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करेगा. एंड प्रेशर. तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो हाउ डज नेचर ऑफ सॉल्यूट आर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड क्वेश्चन है solvent affect insolubility of solid in liquid solvent. सॉलिड का लिक्विड सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है उस पे सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है वो मुझे अब समझाना है. तो पहली बात तो मैं कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लूं और किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का ट्राई करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर में सब सब्सटेंस डिसॉल्व हो. मतलब एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड. हर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकता. एक बात है, every solid does not dissolve in given. मतलब क्या है, तो सपोज मैंने आपको एक ऐसा सॉलिड दे दिया NaCl, KCl, KNO3, चलो ग्लूकोज भी ले लो, C6, H12O6. तो ये सब सब्सटेंस हैव लार्जर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सभी सब्सटेंस की पानी में बहुत क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड, KCl, KNO3, ग्लूकोज, सुक्रोज, मतलब शुगर, सब पानी में डिसॉल्व होंगे और बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी डिसॉल्व हो सकते हैं. पर वही सब्सटेंस पुअर सॉल्युबल इन, दे आर पुअर सॉल्युबल इन solubilities in CH2, CCl4, इवन तो बेंजीन. सभी सॉल्वेंट में बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होते हैं. तो इसका रीजन है उसका नेचर पे ये डिपेंड कर रहा है कि भाई कौन सा सब्सटेंस किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. अगर ऐसे ही हम दूसरे एग्जांपल ले लें, जैसे नेफ्थेलिन, नेफ्थालिन, एंथ्रासिन, ये दोनों सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर. ये दोनों सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व नहीं होते. सॉल्युबल इन CH2, CCl4 and benzene.
इससे मालूम क्या पड़ता है, एक तो जो हर सब्सटेंस हर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता, ये पानी में डिजोल्व होते हैं तो ये सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते, ये सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होते हैं तो इसमें डिजोल्व, सॉरी वाटर में डिजोल्व नहीं होते तो इसमें डिजोल्व होते। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर, इसका नेचर इसके साथ मैच हो रहा है तो डिजोल्व होंगे, मतलब लाइक डिजोल्व इन लाइक। तो ऐसा क्या लाइक लाइक क्या है, तो देखो ये सब सब्सटेंस है वो पोलर है। कौन से पोलैरिटी है उसके मॉलिक्यूल्स में, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी पोलर है। अब जानते हो पानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो देयर इज अ पोलैरिटी इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर सॉल्यूट, इससे हमें मालूम क्या पड़ता है, इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट, इट इज पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो मैं यहाँ पे एंथ्रेसिन और बेंजीन ले लूँ, एंथ्रेसिन को ए बोलूँ बेंजीन को बी बोलूँ, दोनों को मिक्स करूँ तो ए प्लस बी ये बनेगा। अब सेम वे में यहाँ पे KCl ले लूँ और बेंजीन ले लूँ, KCl को C बोलूँ, बेंजीन को D बोलूँ और C प्लस D। तो चलो एक KCl बेंजीन में डिजोल्व नहीं होता, इसका रीजन क्या है, तो जब दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते साथ में आते तो यहां पे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यहां पे ए के बीच में जितना भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है बी के बीच में उतना ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हो, और जब दोनों इकट्ठे हो और ए बी इसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सेम हो तभी जाके NaCl या KCl पानी में डिजोल्व होता है। मतलब KCl का और वाटर का दोनों को मिला दो तो KCl मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर होता है, तब जाके वो डिजोल्व होते हैं। जब नेफ्थेलिन को पानी में डिजोल्व करो, पानी में डालो, तो नेफ्थेलिन और वाटर का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर नहीं होता, तो इसकी वजह से नेफ्थेलिन वाटर में डिजोल्व नहीं होता। तो पूरी लाइन हम ऐसे बोल सकते कि अ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, अ सॉल्यूट सॉल्यूट ऐसे ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है इफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ बोथ आर सिमिलर। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ बोथ आर सिमिलर, तब जाके दोनों एक दूसरे में डिजोल्व होते हैं। मतलब ए पोलर है, ए पोलर है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स दोनों में सिमिलर रहेंगे। ए पोलर हो, सॉल्यूट पोलर हो, सॉल्वेंट पोलर हो, तब जाके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर रहता है, तब जाके वो दोनों डिजोल्व होते हैं। मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकते हैं। चलो बात है, मैंने आपको इथेनॉल दे दिया, इथिलीन ग्लाइकोल दे दिया, और ग्लिसरॉल दे दिया। MCQ है,
तो इसमें से किसकी पोलैरिटी किसके वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? एक है इथेनॉल, दूसरा है इथेन 1,2 डायल मतलब इथिलीन ग्लाइकोल, और तीसरा है ग्लिसरॉल। तो किसके वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? जनरली सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी इन वाटर। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी इतना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। इसके आगे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई कंपाउंड, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी। और OH जितने ज्यादा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ OH इंक्रीज, solubility in water इंक्रीज। ये ध्यान रखना है। साथ में मॉलिक्यूलर मास आता है, पर अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हो तभी जाके उसको कंसिडर करना है, इसमें आपको ये नहीं देखना है। तो इसमें नंबर ऑफ OH ज्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज्यादा बनाएगा, तो इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे ज्यादा है। इसके सॉल्युबिलिटी मतलब ग्लिसरॉल इज मोर सॉल्युबल देन इथेनॉल एंड इथेन 1,2 डायो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे MCQ पूछ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। तो टेम्परेचर की बात करें तो हमें दो टाइप के रिएक्शन कंसिडर करने होते हैं। ऐसे तो जनरल रिएक्शन हम लिखे तो सॉलिड, सॉल्यूट प्लस लिक्विड, सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड। यहां पे ये रिएक्शन, इसके हिसाब से हम देखें तो दो टाइप के हमें रिएक्शन मिलेंगे। कौन से? 2 टाइप के रिएक्शन मिलेंगे। द प्रोसेस में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस या तो एंडोथर्मिक हो सकती है या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है। एंडोथर्मिक आप जानते हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ इट इज रिक्वायर, अथवा तो हमें गर्मी देनी होती है तब जाके रिएक्शन होता है, अथवा तो रिएक्शन के दौरान गर्मी वो एब्सॉर्ब करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ हीट इज रिलीज देन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस हीट, तब जाके मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। अब एज पर ली सटेलियर प्रिंसिपल, ले सटेलियर ने क्या बोला? अगर आप कोई भी फैक्टर जो इफेक्टिंग है रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, ऐसे फैक्टर को चेंज करो। जैसे हीट मतलब टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो जो आपने चेंज किया उसका ऑपोज करेगा और इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रोसेस ट्राई करेगा। अगर मैं यहां पे हीट इंक्रीज कर दूं तो ये प्रोसेस में हीट डिक्रीज हो ऐसे डायरेक्शन में प्रोसेस जाएगी। और रिएक्शन दो ही तरीके से प्रोसेस करती है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या तो रिवर्स डायरेक्शन, उसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे हीट इंक्रीज होगी
तो रिएक्शन क्या करेगा, इसको डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। डिक्रीज करने के लिए किस दिशा में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और तब जाके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सॉल्यूट increase with मतलब जैसे ही यहां पे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो ये हीट बढ़ेगी। तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हीट कम होने के लिए ट्राई करेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही जाएगा ऐसे ही क्या होगा, सॉल्यूशन को लिक्विड में डिजोल्व होने की कैपेसिटी अथवा तो ज्यादा डिजोल्व होगा। इट मीन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक तो सॉलिड, सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट। अब यहां पे जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस होगी। अब देखो एज पर ली सटेलियर अगर मैं हीट को इंक्रीज करूं तो क्या होगा, तो रिएक्शन ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट। तो रिएक्शन है हीट को डिक्रीज करने के लिए ट्राई करेंगे। इफ वी इंक्रीज द हीट, सिस्टम ट्राई टू डिक्रीज इट। और सिस्टम को डिक्रीज करना है तो आप इसके पास एक ही ऑप्शन है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो तो शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड मूव होगा। रिएक्टेंट साइड मूव होगा तो सॉलिड की अब इसमें डालो तो अगर हीट ज्यादा है तो इसका सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद द राइज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो प्रैक्टिकली भी हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है, ट्रेंड ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। हमें ये एक्सपेरिमेंट से भी मालूम पड़ता है कि भाई ऐसे रिएक्शन ले लो और हीट बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट होता है। तो सेम जो हमने थियोरेटिकल देखी वही प्रैक्टिकली भी हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो गैस सॉल्यूट जब आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी यही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड वे टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो। ये सब फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। देखो नेचर की बात करें इसका पहले तो हम गैस कोई भी ले लो, H2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो, इसको वाटर में डिसॉल्व कराओ तो वो सभी गैस की इसमें सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है। एक इक्वल क्वांटिटी में ये 1 मोल वाटर में अगर डिसॉल्व हो, 1 लीटर वाटर में वो जो भी 0.1 मोल क्वांटिटी अगर डिसॉल्व हो सकता है तो वो भी इतना ही, वो भी इतना ही नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की, गैस सब्सटेंस के लिक्विड सॉल्वेंट में अलग अलग हो सकती है। तो एक तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
is different in different सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे वाटर की जगह दूसरा कोई सॉल्वेंट ले लूं तो वाटर में O2 जितना डिजोल्व होता है वो दूसरे सॉल्वेंट में ना भी हो ऐसा बने। तो एक तो ये बात है, सपोज O2 H2 एंड N2 गैस ले लो तो ये गैस डिजोल्व टू स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, ये सभी गैस वाटर में बहुत कम डिजोल्व होंगे। पर इसके जगह मैं HCl ले लूं, एमोनिया ले लूं, तो ये सब गैस जो है HCl एमोनिया जैसे गैस है द हायर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब क्या हुआ, ये टाइप के गैस वाटर में कम डिजोल्व हो रहे, ये टाइप के गैस वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो रहे। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस solute in liquid solvent is depends on nature of solute and solvent, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब बात आ रही है टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जनरली हमने आगे बात की कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की बात की थी, तो इस डिपेंड्स ऑन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पर यहां पे जो गैस को हम सॉल्यूशन लिक्विड, जो लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, तो एक केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, ये फिक्स हो जाता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस increase with increased temperature। ऐसा क्यों होता है? आगे हमने बात की थी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था तो एक रिएक्शन एंडोथर्मिक था, उसमें इंक्रीज हो रहा था, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। तो इसमें एक तरीका यह कि आप जब गैस को वाटर में डिसॉल्व करो तो गैस एक तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, पर जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो जो पार्टिकल है, सपोज वाटर प्लस CO2, यहाँ पे गैस में CO2 ले लूँ, यहाँ पे वाटर ले लूँ और इस CO2 को वाटर में डिसॉल्व करवाओ, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा CO2 की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो CO2 पानी में है उसको पानी में से बाहर निकलने का जो रेट है वो रेट इंक्रीज होगा। रेट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी। एक ये तरीका है। दूसरी बात हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, ए गैस इसमें डिसॉल्व हो रहा है तो विच इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज लाइक कंडेंसेशन। एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो CO2 गैस में ले रहा हूं वाटर, तो CO2 गैस जो फॉर्म है वो जब वाटर में जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो वी राइट डाउन CO2 एक्वियस, अथवा तो यहां पे गैस प्लस वाटर
गिव सॉल्यूशन, तब जाके इसकी हीट रिलीज होगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वाटर को जब आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो ये प्रोसेस है कंडेंसेशन प्रोसेस जैसी, और कंडेंसेशन प्रोसेस में जो गैस फॉर्म है वो लिक्विड में सॉल्यूशन में जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उसी टाइम के उसकी हीट, लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो हीट कम हो जाती है, हीट कम हो जाती है तो हीट रिलीज होती है, और अकॉर्डिंग टू लस-अटेलियर्स प्रिंसिपल इफ वी इंक्रीज द हीट, जब हम हीट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और जो गैस पार्टिकल वाटर में डिसॉल्व हो रहे थे वो वहां से बाहर निकल जाएंगे, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसके बाद प्रेशर की इफेक्ट आएगी उसी पे, और इसी प्रेशर के इफेक्ट में हम हेनरीज लॉ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।